हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 18 जुलाई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग, लैंडर डिपार्ट सक्सेसफुली 5 days to moon touchdown. So as you know, on 23rd it is expected that lander will touch down the moon surface. So now the lander has separated from the propulsion module, okay, and this propulsion module, it will keep on orbiting in the lunar atmosphere, okay, in its orbit. So nothing new to report here. Whatever it is that on 23rd it will just touch down the surface, and ये जो लैंडर है हमारा यही फेल हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। यहीं पे अराउंड 2.5 किलोमीटर की जब हाइट बच गई थी लूनार सरफेस से, तब ये कंट्रोल से बाहर हो गया था। तो अब इसको क्या किया जाएगा, इसको डीबूस्ट किया जाएगा। अभी जैसे ये अपनी स्पीड से नीचे आ रहा होगा तो इसको डीबूस्ट किया जाएगा, यानी जैसे हम रॉकेट में लॉन्च करने की तरफ करते हैं ना, तो उसका जस्ट उल्टा, ओके, ताकि इसकी स्पीड, नीचे आने की स्पीड को स्लो किया जा सके और सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जबकि लास्ट टाइम हमारा क्या हुआ था, वो हार्ड लैंड कर गया था, जस्ट लाइक फॉलिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ न्यू नहीं है रिपोर्ट करने के लिए। ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ड्रग मैनेज इज बिगर थ्रेट देन द मिलिटेंसी। जब हम बात पंजाब की करते हैं, जम्मू कश्मीर की करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा थ्रेट इस वक्त जो इमर्ज होके आया है वो है ड्रग एडिक्शन का। आपको पता है ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वाला जो एरिया है, ओके, ऊपर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान और ये ईरान, ठीक है, ये पूरा जो ट्राइंगल बनता है ये ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके। और यहीं से हमारी पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर को होते हुए ये ड्रग बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, अब कई बार रिपोर्ट आती है कि ऐसे ड्रोन्स के थ्रू भी ड्रग बॉर्डर पार भेजा जाता है, ओके। ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स को बॉर्डर के इस पार गिरा दिया जाता है, फिर जहाँ पर इनके जो लोग होते हैं वो रिसीव करते हैं और फिर वो इजिली सर्कुलेट होता होता रहता है वहाँ की सोसाइटी में। ऑलराइट, तो उसी को लेकर यहाँ पर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के जो डीजीपी हैं उनका कहना है दिस इज मोर सीरियस थ्रेट देन मिलिटेंसी। नेक्स्ट इज terrorism bring death, destruction and agony to civil society in many ways. Drugs to fund terror as well as to mix terror with social crime. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप यूज कर सकते हैं जब भी हम ड्रग एडिक्शन और इस तरह की न्यूज क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। पहला तो ये ड्रग क्या है, एक तरह का हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का ही थ्रेट है। तो अगर इस पे कभी क्वेश्चन आएगा तो वो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर ही आएगा। राइट, इंटरनल सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा बड़ा थ्रेट है, क्योंकि देखिए जब ड्रग एडिक्शन सोसाइटी में बढ़ता है तो अल्टीमेटली आपका क्राइम लेवल भी ऊपर जाता है सोसाइटी में, ओके। और फिर ये अल्टीमेटली ओवरऑल आपकी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको अगर ड्रग उस वक्त नहीं मिल रहा है तो वो क्राइम की तरफ भी बढ़ते हैं। वो आपके साथ चोरी भी करेंगे, वो आपके साथ झूमा झटकी भी करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑल दे नीड इज मनी टू बाय द ड्रग्स। और तो ये सोशल क्राइम परपिचुएट करता है हमारी सोसाइटी में। तो इसी का एक एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिला है हमें। पहला, सीजर ऑफ हीरोइन हैज मोर देन डबल। राइट, 2022 में ड्रग्स जो पुलिस सीज करती है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। नेक्स्ट इज इट इज नॉट जस्ट ए प्रॉब्लम बट एन एपिडेमिक इन आवर सोसाइटी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अपने आंसर में यूज करने चाहिए। दी सप्लाई चेन ऑफ ड्रग्स शुड बी डिमोलिश। फर्स्ट थिंग जो स्टेप आपको लेना होगा कि ये जो सप्लाई हो रहा है इसी को रोका जाए, क्योंकि आप हर एक ड्रगिस्ट को पकड़ के अरेस्ट नहीं कर सकते, हर एक ड्रगिस्ट को आप ऐसे क्रिमिनल ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आपको इस चीज को रोकना है तो उसका एक ही तरीका है कि ये जो सप्लाई है उसी को रोका जाए। अब देखिए, आप ये सोचेंगे कि सप्लाई क्यों नहीं रोक पाते हैं, तो एक तो रीजन ये है कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो मेडिकल फील्ड में यूज की जाती हैं। जैसे आप एमपी के मंदसौर में जाएंगे, वहां ड्रग्स का जो प्रोडक्शन है गांजे का, वो लीगल है क्योंकि वो मेडिसिन में यूज किया जाता है। जब आपको बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके लिए, तो परमिशन लेकर लाइसेंस के थ्रू वो प्रोडक्शन किया जाता है, बट उसमें से काफी सारा ब्लैक मार्केट के थ्रू होते हुए सोसाइटी में भी आ जाता है। ऑलराइट, तो पहला तो ये सप्लाई चेन चेन को डिमोलिश करना जरूरी है। सेकेंड, इंक्रीज अवेयरनेस। थर्ड,
नॉट टू ट्रीट द विक्टिम लाइक ए क्रिमिनल एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रिहेबिलिटेशन। ये थर्ड पॉइंट आपका सबसे इंप्रेसिव पॉइंट है जो आप अपने नोट्स में ऐड करके रखिए। अब ये आता क्यों है, मतलब ये यूथ क्यों ड्रग्स की तरफ जा रहा है? तो देखिए, एक अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी थे, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने क्या किया था कि वहां पर इवनिंग गेम्स की शुरुआत की थी। ठीक है, स्टेडियम्स वगैरह जो थे उनको रेनोवेट करवाया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स चाहिए वो अवेलेबल कराए। और फिर बच्चे शाम को क्या होता था कि शाम को उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, तो वो ड्रग्स की तरफ चले जाते थे। और लेकिन जब ये स्पोर्ट्स को वहां के डीजीपी ने प्रमोट किया, तो बच्चे शाम को ड्रग्स की तरफ जाने की बजाय ओवर द ईयर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने लगे। जब आप किसी आदमी को एंगेज रख दोगे, फ्री नहीं है अब उसका माइंड, ही इज एंगेज विद समथिंग, तो वो इन चीजों से दूर हो पाता है। सो बेस्ट, सबसे जरूरी तो है कि पहले आप अपनी पॉपुलेशन को एंगेज रखिए, उनको इस तरीके से आप अनएम्प्लॉयड रख के उनको फ्री मत रहने दीजिए। सो फर्स्ट इज लैक ऑफ रिक्रिएशन इन सोसाइटी। तो ये मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया, इवनिंग में आपने गेम्स रखे, आपने ग्राउंड्स वगैरह अच्छे बना दिए, तो लोग उसमें बिजी हो गए। सेकंड, फ्यूअर जॉब्स। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहे, एम्प्लॉयड रहेगा इंसान, तो वो गलत एक्टिविटीज की तरफ जाएगा। तीसरा, फाइनेंशियल स्ट्रेस। फोर्थ, लाइफ इन कन्फ्लिक्ट जोन। एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का, ठीक है। अब अगर कोई सोचिए ऐसा बैकवर्ड गांव है जहां पर बस यही सब हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, इंसर्जेंसी का डर, मिलिटेंट्स का डर, तो वहां का युवा क्या एम्प्लॉयमेंट करेगा? कोई बिजनेस भी करता है तो ये सोचता है कि पहले यहाँ पे उतना पीस तो हो कि मेरी शॉप सेफ तो रहे। राइट। बोर्डम ऑफ लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड, इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हीरोइन, ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर इजीली एक्सेसिबल होंगी ड्रग्स, तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा ही। ये कोई ड्रग्स के नाम दिए हैं, हीरोइन, कैनबिस, गांजा, ओपियम एटसेट्रा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये सिटी न्यूज है। हाँ, यहाँ पर हीट वेव को लेकर कुछ बातें की गई है। तो ये बातें भले ही दिल्ली के कंटेक्स्ट में बोली गई हों, लेकिन ये आपको हर जगह यूज कर सकते हो आप इन पॉइंट्स का। अगर गर्मियों में, समर्स में हीट वेव बढ़ती है, कि एक बार डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हीट वेव्स चल रही हैं, तो लोग केयरफुल रहें। तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? सबसे पहला, एक्टिवेट कूलिंग सेंटर्स लाइक टेम्पल्स होते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, मॉल्स होते हैं, इनको एक्टिवेट करना जरूरी है ताकि लोग उस वक्त वहां जा सकें जब एक तरह की लू चल रही हो। सेकेंड, ऑल नॉन एसेंशियल यूजेज ऑफ वाटर शुड बी सस्पेंडेड, लाइक गार्डनिंग कर रहे हो आप या कहीं पे कोई सफाई कर रहे हो, ठीक है, इस तरह के ऑपरेशन सस्पेंड कर देने चाहिए उस वक्त के लिए, ताकि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल रहे लोगों के लिए। थर्ड इज एंश्योर दैट स्कूल्स डू नॉट फंक्शन ड्यूरिंग पीक आवर्स, स्पेशली जो 12 से 4 बजे तक का टाइम है। अगर आपके स्कूल का टाइम जो भी है, तो उसको आप इस तरीके से मैनेज कीजिए कि बच्चे 12 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाएं। ओके, ये नहीं कि वो 1 बजे 2 बजे घर पहुंच रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ मोस्टली स्कूल्स में होता है। Third, encouraging employer to shift outdoor workers schedule away from peak afternoon hours. आप अपने वर्कर्स का शेड्यूल को जिस तरह रखिए कि आपने सुबह 6 से 12 काम कर लिया, फिर शाम को आप 6 से 10 काम कर लिया। ये जो पीक आ रहे हैं 1 बजे से 5 बजे का, उस बीच का टाइम आप उनको काम ना कराएं। ऑलराइट। और अगर आप काम करवा भी रहे हो, तो इंश्योर दैट देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ आइस पैक एंड हीट इलनेस प्रिवेंशन मटेरियल टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। Do not run buses as far as possible during peak hours when heat wave is declared. Establish health teams at major bus stand or terminals. Ensure availability of water and ORS packet in long distance buses like a bus going from Chandigarh to Delhi. Painting roof with white color because black color absorb most heat. Okay, but white सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इंश्योर कीजिए कि ये जो स्लम्स एरियाज में जहाँ पर टीन शेड वगैरह यूज हो रहा है, तो उनकी पेंटिंग एटलीस्ट व्हाइट कलर से की जाए। Next is distribution of gunny bags to convert tin और asbestos roofs in slums। और क्योंकि गनी बैग्स उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते नहीं है। इशू कलर कोडेड अलर्ट्स एंड अर्ली वार्निंग कम्युनिकेशन थ्रू एसएमएस व्हाट्सएप की इस वक्त हीट वेव ज्यादा है, इस टाइम ड्यूरेशन में आप घर से निकलना अवॉइड करें। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा उसने आपका हीट वेव का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को। ऑलराइट, तो ये सब एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे सब पॉलिटिकल न्यूज है। ये आपको मैं पिछले डिस्कशन में बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17। ओके, दोनों में क्या फर्क है और ये फ्रिगेट्स किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, क्या फायदे हैं इसके, ठीक है, ये सब हम बात कर चुके हैं, तो हम सेम बात दोबारा नहीं करेंगे।
अब देखिए ये सिम डीलर्स को लेके कुछ बात है यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पे इस तरह के फेक कॉल्स आते रहते हैं, राइट। काफी ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो कुछ भी नंबर से आ जाते हैं, आप कंप्लेंट भी करते हैं, पता चलता है कि नंबर तो किसी फेक आईडी पर इशू की गई है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए क्या किया है, इट्स सेड दैट ये जो डीलर्स होते हैं, जो सिम कार्ड डीलर्स होते हैं, इनको अब प्रॉपर रजिस्टर करना होगा विद टेलीकॉम ऑपरेटर्स। अगर जैसे आपकी शॉप है, आप जियो की सिम बेच रहे हो, तो आपको प्रॉपर वहां पर रजिस्टर करना होगा, ओके। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कंपनीज होती हैं, जैसे जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये अपने एम्प्लॉइज को सिम वगैरह देती हैं। जैसे जब हम लोग जियो में काम करते थे, तो 4G सिम लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग के लिए दी गई थी एम्प्लॉइज को, सभी को, ओके। तो उस केस में भी अब बल्क सिम जो परचेज करेगी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी, जैसे आप ही अगर कोई बीपीओ कॉल सेंटर चला रहे हो, अगर आपने बल्क में सिम परचेज की है, तो अच्छे से केवाईसी नॉर्म फॉलो करने के बाद ही दी जाएंगी। गवर्नमेंट विल ऑल्सो डिसकंटिन्यू द प्रोविजन ऑफ इशूइंग बल्क कनेक्शंस, replacing it with a provision for business to obtain connections for their employees and other purposes after thorough KYC, know your customer process, ठीक है। क्योंकि आपने तो बल्क में दे दी, फिर उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज को बांट दी, बट उसका ठीक से केवाईसी वो नहीं करते हैं अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का। और तो इससे मिनिस्टर का कहना है दैट इट विल अश्योर ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन नंबर ऑफ फ्रॉड इंसिडेंट्स विद इन ए ईयर। तो ये दो चेंजेस किए गए हैं माइनर से, ये आप याद रखें कभी अगर जैसे कोट करना पड़े कहीं पे साइबर क्राइम को रोकने के लिए। यहाँ पर एनडीएमए ने वही जो लैंडस्लाइड इतना ज्यादा हो रहा है ना हिमाचल में, तो उसी को लेकर काफी सारी बातें की हैं जो आपके आंसर में बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठती हैं, एंड आपको इसको नोट करना भी चाहिए, ठीक है। पहला एनडीएमए ने, एनडीएमए ये तो आपको पता ही है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अंडर एक्ट ऑफ 2005 बनी थी। और ये आपकी लक्ष्मीकांत में एक पूरा चैप्टर है, तो आप जब भी कोई चीज करंट में आती है ना, तो उसको उसके साथ साथ ही रिवाइज कर लीजिए अपने स्टैटिक पार्ट से, ठीक है, ताकि आप लिंक करके पढ़ सकें। So NDMA shows the concern related to poor urban planning, lack of comprehensive land use policy। कि हिमाचल में क्या है, जब तक आपके पास प्रॉपर लैंड यूज पॉलिसी नहीं है, तब तक आप कैसे समझोगे कि यहाँ पर हमें रोड बनाना सेफ है या नहीं, क्या यहाँ की जो जमीन है वो रोड के लिए सेफ है, क्या वो टनल्स बनाने के लिए सेफ है, या इवन हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए भी क्या यहाँ की जमीन सही से सेफ है या नहीं। वरना लोगों का क्या है कि जहां जमीन मिली वहां खरीद लिया, घर बना लिया। तो एक प्रॉपर लैंड यूज पॉलिसी नहीं है। थर्ड इज लैक्स एनफोर्समेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन लॉज। परमिशन दी जाती है 2 मंजिल बनाने की, लोग 3 4 भी बना लेते हैं, प्रॉपर एनफोर्समेंट भी नहीं है इसका। थर्ड इज फोर्थ इज एक्सेसिव टूरिज्म। वो मैंने आपको कल भी बताया था, इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। टूरिज्म को रेगुलेट करना वहां जरूरी है, टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, ज्यादा डिमांड बढ़ती है, आप हाईवेज को 2 लेन से 4 लेन बनाने लगते हो ताकि ट्रैफिक ना लगे, ठीक है। आप होटल्स नए नए बनाने लगते हो, आप अपने जो घर है वो भी अगर आप रेंट पे देते हो, तो आप उसको और बिल्डिंग्स मंजिल बनाने लगते हो, ऑलराइट। तो एक्सेसिव टूरिज्म ठीक नहीं है, रेगुलेटेड होना चाहिए। फिर उतना ही पॉल्यूशन भी होता है सिटी में। तो लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट के आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स के आ रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्लान्स आर इल कंसीव्ड एंड डू नॉट फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्म्स। अच्छा, पहले तो मेरे को आपको एक चीज और बतानी है, क्या है कल आप में से कोई ऑफेंड हो गया था कि आपने बिहारी वर्ड क्यों यूज किया? यार मैंने नहीं किया था, देखिए आप यहाँ पे लिखा भी है, और इवन जो दूसरी पार्टी से उन्होंने कहा भी है कि सीएम शुड नॉट यूज सच वर्ड्स लाइक बिहारी आर्किटेक्ट्स, ओके। तो मेरा वर्ड नहीं था यार, ऑलराइट। तो प्लीज न्यूज को न्यूज की तरह ही लें, कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है ये सब। नाउ अब क्या हुआ है कि सिचुएशन अलार्मिंग इसलिए हुई है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ अनसेफ बिल्डिंग स्टॉक इज एडेड ईच ईयर। अनसेफ बिल्डिंग इज इन hostile climate, fragile environment, tectonically active unstable hilly terrain. The cities of the Himalayas are growing mountains of garbage, plastic, untreated sewage। मैंने आपको बताया था कि अनट्रीटेड सीवेज घर से जब निकल जाता है, लोग सोचते हैं चलो वो तो चला गया, जमीन में एब्जॉर्ब हो गया। जमीन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो पत्थरों के बीच बैठ गया है वो पानी, वो उन पत्थरों को वीक करेगा, अनस्टेबल करेगा, एंड फिर ये लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स और ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले तो कि वहां की सिटी प्लान हो ताकि सीवेज ट्रीटमेंट अच्छे से हो। Next is water shortages, unplanned urban growth, and even local air pollution because of vehicles। ये वाटर शॉर्टेज शिमला में काफी देखने को मिली थी कुछ टाइम पहले, क्योंकि क्या होता है कि विंटर्स में काफी टूरिस्ट आ जाते हैं वहाँ, और उस टाइम पे वाटर रिक्वायरमेंट होटल्स घरों में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सीरियसली वहाँ पे
काफी वाटर शॉर्टेज हुई थी, और इसी वजह से यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन पूछा था कि इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी रीच कर चुका है हिमालय अपने या हिमालयन स्टेट्स, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। नाउ दीज टाउन्स नीड टू बी प्लान्ड इन द माइंड एंड माइंड द रश ऑफ समर टूरिस्ट, बैनिंग प्लास्टिक टू टैक्सिंग टूरिस्ट टू बेटर रिस्पॉन्ड टू दीज इशूज। लेकिन अब क्या, हद से ज्यादा टैक्स भी लगा दोगे अगर आप टूरिज्म पे, तो वो फिर नहीं आएंगे लोग ज्यादा। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक और बहुत अच्छी चीज हुई थी कि वहां पर क्या हुआ था केदारनाथ में, यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग काफी सारा प्लास्टिक पॉल्यूशन, चिप्स के रैपर, इस तरह की चीजें फेंक दी जाती थी। तो इन लोगों ने क्या किया था वहां पर कि जो बॉटल्स, चिप्स पैक ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे ना, तो उस पर एक क्यूआर कोड लगा देते थे। ठीक है, जस्ट लिसन दिस केयरफुली, ये आप दोनों जगह कोड कर सकते हो, जहाँ पे पॉल्यूशन हमें टैकल कैसे करना चाहिए उस पर भी, और किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं उस पर भी। इन लोगों ने क्या किया था, सपोज आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, ठीक है, तो उस पर क्यूआर कोड लगा दिया गया। अब वो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट आपको मिलेगा 12 रुपए में। ऑलराइट, अब उससे होगा क्या, आपने यूज कर लिया, खाली हो गया रैपर। अब आप जाकर उसको, जो मशीन्स लगाई गई हैं कचरे के लिए, उसमें आप जब डालेंगे ना यही क्यूआर कोड स्कैन करके, तो आपके जो 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे आपने, वो आपको वापस मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये किया गया था केदारनाथ में टू इंश्योर कि लोग जो पॉल्यूशन है, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन और इस तरह का वेस्ट कहीं भी फेंक देते हैं, वो ना करें। ऑलराइट, आप पानी की बोतल भी खरीदेंगे 20 रुपए की, तो वो आपको 25 रुपए में मिलेगी क्यूआर कोड के साथ। ओके, और उसके बाद जब आप उस बोतल को दोबारा डिस्पोजेबल मशीन में डालेंगे, तो वहां से आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, और वो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले थे आपको, वो वापस से आ जाएंगे आपके पास। ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। एंड ये सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, ये शायद अगर आप पूरे इंडिया लेवल पर यूज करेंगे ना, तो शायद देश को अपने पॉल्यूशन, ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन टाइप की चीज है, आधा तो हैंडल कर सकता है इंसान। क्योंकि आज लोग 10 रुपए 20 रुपए की चीज भी खरीदते हैं ना, तो वो क्यूआर कोड से ही खरीद रहे हैं स्कैन करके। एटलीस्ट अपने मेट्रो सिटीज में तो अपन लोग यही देख रहे हैं। ठीक है, चाहे इंसान मिल्क लेने जाता है वो इसी से करता है। ठीक है, अगर मिल्क के रैपर पे भी इस तरह की चीजें की जाए, तो लोग उसको सेफली डिस्पोज करेंगे दोबारा, टू अवेल देयर एक्स्ट्रा मनी। और तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। एनीवे, मूव ऑन टू नेक्स्ट। नाउ फ्लैगिंग हाउ डिफॉरेस्टेशन, मैंने आपको कल बताया था डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, सॉइल को जो पकड़ के रखती है पेड़ की रूट्स, वो पेड़ कट गया, तो वो जो जिस रूट्स ने होल्ड कर रखा था रॉक्स को, वो रूट रही नहीं, एंड वो रॉक थोड़े अनस्टेबल हो जाएंगे और इजिली स्लाइड कर जाते हैं जब उनके पीछे पानी भर जाता है। रोड कटिंग, आई टोल्ड यू यस्टरडे, 90 डिग्री एंगल पे की जा रही है एकदम गलत लोगों के द्वारा, जो या तो अपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में करते हैं, या फिर दे डोंट हैव दैट नॉलेज। ठीक है, अगर आप 90 डिग्री पे माउंटेन काट के यहां से रोड निकाल देंगे, तो ये बहुत तेजी से स्लाइड मार जाएगी कभी भी। ठीक है, तो सजेस्ट ये किया जाता है कि या तो आप 60 डिग्री पे कटिंग कीजिए या 45 डिग्री पे, ताकि जब यहाँ से रोड निकल भी रहा हो, तो अब क्योंकि ये माउंटेन इस तरीके से है, ठीक है, तो ये स्लाइड उतना नहीं करेगा जितना कि ये 90 डिग्री वाला कट किया गया माउंटेन स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल फॉल्ट होता है इंजीनियरिंग में। थर्ड इज टेरेसिंग। फोर्थ इज चेंजिंग इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स रिक्वायरिंग मोर इंटेंस वाटरिंग। आप प्रॉफिट के चक्कर में आप ऐसे क्रॉप ग्रो कर रहे हो जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। थर्ड इज डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द हिल। शिमला की बात करें तो ये बनाया गया था 25,000 लोगों को दिमाग में रखते हुए, बट आज वहां रह रहे हैं 3 लाख से ज्यादा लोग। डेंसिटी 450 हो सकती है, वहां पर डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में मेजर की जाती है, लेकिन आज वहां पर डेंसिटी 2,500 से 3,000, 3,500 से ऊपर हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक पॉइंट लेकर समझाया है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा पौच पौच लगा होगा, बट आप एक बार इसको पूरा एक यू इफ यू रीड इट इन वन गो, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे सारे, और याद भी रह जाएंगे। स्टैंडिंग द ग्राउंड। तो कुछ दिन पहले एयरफोर्स गवर्नमेंट ने बताया था कि इंडियन एयरफोर्स हैज एस्टिमेटेड टू एयरलिफ्ट ओवर 70,000 ट्रूप्स एंड हैवी प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग टैंक्स, आर्टिलरी गन्स वेटिंग ओवर 9,000 टन्स, एनहांसिंग द ओवरऑल ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस इन ईस्टर्न लद्दाख। ओके, एलएसी के अक्रॉस। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हम लोग कर रहे हैं अपनी बॉर्डर के अक्रॉस पिछले 9 साल से, एंड दिस हैज लेड टू फास्टर डेवलपमेंट ऑफ फोर्स, और ये बहुत सही कर रहा है। और चाइना को जो इतनी चुलबुलाहट हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि इंडिया अब जाके अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना टाइट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने तो ये बहुत पहले कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया था इतने साल से, लेकिन अब हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं श्योर है कि जब तक कंप्लीट डी एस्केलेशन नहीं होगा बॉर्डर पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तब तक रिलेशन नॉर्मल नहीं होंगे।
ये है कि इनका मानना है कि यहाँ पे आपने मिस कर दिया, ये जो रिफॉर्म भी किया है आपने आईपीसी में, इसको थोड़ा सा मिस कर दिया, ये और बेटर हो सकता था। तो हमें वो सब नहीं जानना है इनके थॉट्स। लेकिन मैं इसके बारे में आपको सब बेसिक तो बता ही चुका हूँ पहले, जो भी चेंजेस किए गए मेजर। एक सबसे बड़ा चेंज किया गया है सेडिशन में, कि आपने सेडिशन वर्ड तो ड्रॉप कर दिया है, लेकिन जो प्रोविजंस थे वो कहीं ना कहीं वैसे ही रखे हैं। ठीक है, तो आपने लगभग सब कुछ उसमें ठीक किया, बस एक लूप होल आपने छोड़ दिया है कि आपने एक वर्ड यूज किया है वहां पर, सबवर्सिव एक्टिविटीज, जिसे आपने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है। आपने ये तो कह दिया है कि आप सेसेशन अगर एनकरेज कर रहे हो, आर्म्ड रेबेलियन एनकरेज कर रहे हो, या डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये भी आपने रिमूव कर दिया, चलो अच्छी बात है। बट सबवर्सिव एक्टिविटीज को आपने डिफाइन नहीं किया है, और इसको डिफाइन ना करने की वजह से ही ये एक लूप होल रह जाता है, जो लॉ मशीनरी जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं इसको मिसयूज कर सकती है। ऑलराइट। सेकंड, आपने विमेन के लिए कुछ नॉर्म्स किए हैं इसमें आपने। देखिए, एडल्ट्री एक लॉ था अंडर सेक्शन 498, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि अगर आप मैरिड भी हो तो आपका अपनी वाइफ की बॉडी पर अधिकार नहीं है। ठीक है, सेडिशन लॉ वहां पे खत्म कर दिया। बट यहाँ जो नई संहिता लाई गई है, इसमें सेडिशन लॉ को एक तरीके से रीअपियर कर दिया है आपने, बाय सेइंग दैट अगर आप कोई भी फॉल्स प्रॉमिस करते हो विमेन से, ऑलराइट, और उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हो, तो वो एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस होगा। ठीक है, तो वुमेन की सेफ्टी के लिए ये चीज की गई है। नेक्स्ट इज, आपने हमारे अंडर ट्रायल्स को ज्यादा लंबे समय तक रहना ना पड़े जेल में, क्योंकि कई बार उनकी ट्रायल आ ही नहीं पाती है और वो बस जेल में पड़े रहते हैं। ठीक है, कई कई बार वो वकील अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या केसेस इतने हैं कोर्ट के पास ऑलरेडी कि ध्यान भी नहीं देता है। ठीक है, तो इसके लिए आप कम्युनिटी सर्विस लेके आए हो कि अगर कोई छोटी मोटी पनिशमेंट, छोटी सी बात हुई है, लाइक दो लोग रूम में रहते हैं, किसी ने लैपटॉप चुरा लिया किसी का, ठीक है, तो उस पर कंप्लेन हो जाए, उसको 3 महीने की सजा हो, उसके लिए वो इतना लंबा प्रोसेस हो, तो कहीं ना कहीं कि चलिए आप लैपटॉप रिटर्न कीजिए एंड आप कोई कम्युनिटी सर्विस करनी होगी, लाइक से टास्क कि आपको इतने लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, इस तरह के टास्क दे दिए जाते हैं। कई बार जैसे किसी ने मुस्लिम की टोपी जलाई थी एक बार, तो कोर्ट ने कहा था कि आप 1100 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ये मुस्लिम कैप। ठीक है, तो इस तरह छोटे छोटे क्राइम के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन रखा गया है। ये सब बातें हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। दूसरा, हमने टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी क्राइम बनाया है। तो देखिए, अगर इसको यहाँ अलग से नहीं भी लिखते तो भी ये ऑलरेडी टेररिस्ट से रिलेटेड जो लॉज हैं, जैसे यूएपीए, उनमें था ऑलरेडी कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग इज ए क्राइम। तो आपने सेम चीज वापस रिपीट कर दी, उससे कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, आपने एक और अच्छी चीज की है कि आपने मॉब वायलेंस को रिकग्नाइज किया है कि अगर 5 या उससे ज्यादा लोग ऐसे किसी को लिंच करते हैं तो वो भी क्राइम होगा। ठीक है, एक और चीज जो इस ऑथर को लगता है कि गलत हुई है, कि रिटेंशन ऑफ डेथ पेनल्टी। हमने डेथ पेनल्टी रिटेन की है, जबकि वर्ल्ड ओवर एक मूवमेंट चलता रहता है कि डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर देनी चाहिए। राइट। इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं जो इनकी नजर में सही नहीं है, जैसे ऑफेंस ऑफ ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी होता क्या है? ब्लेसफेमी इज लाइक किसी की रिलीजियस फीलिंग्स या रिलीजियस स्क्रिप्चर जो होते हैं, जैसे गीता, कुरान, ये सब है, इन चीजों को अगर आप इंसल्ट करते हो तो वो ब्लेसफेमी कहलाता है। तो पाकिस्तान और दूसरी शारिया कंट्रीज जो हैं, मतलब मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें ये चीज बहुत ज्यादा है कि आपने कुरान का अपमान कर दिया, आपने अल्लाह का अपमान कर दिया, तो वो उस तरीके की पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमने भी थोड़ा सा रिटेन कर लिया है, बट ऑथर के अकॉर्डिंग लिबरल इंडिया शुड नॉट बी सीन इन द कंपनी ऑफ रिग्रेसिव इस्लामिक स्टेट्स। ऑलराइट, तो अगर आपको न्याय संहिता में बस ये इतने प्रोविजंस याद हो गए तो काफी है यार आपके आंसर हैंडल करने के लिए, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। डोंट बी ए लॉयर, वो जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि हमने जब ये 370 हटाया था जम्मू कश्मीर से, उसके पहले यहाँ पर जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट था, उसको उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे यहाँ की गवर्नमेंट। ठीक है, पहले खुद ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और आज जब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है अब, तो उसके बाद इनका कहना है कि अभी तक लैंड टाइटल क्यों नहीं एलोकेट किए गए ट्राइबल्स को, क्योंकि लैंड टाइटल्स एलोकेट नहीं हुए अभी तक, क्यों नहीं हुए? तो आप क्या कर रहे थे इतने साल तक? आपने तो लागू भी नहीं होने दिया था। एनीवे, यहाँ पे मुझे आपको कुछ ट्राइब्स के नाम बताने हैं जो कभी गलती से एग्जाम में आ जाए। गुज्जर्स तो हम सब जानते हैं, बकरवाल भी जानते हैं, गद्दी, सिप्पी, दर्शन एंड पोत। ओके, दीज आर ट्राइब्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस पूरे आर्टिकल में अगर एक काम की लाइन है तो वो ये कि दिसंबर 22 गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड ए न्यू पॉलिसी टू डू अवे विद द कमर्शियल टेंडरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, कमर्शियली एक्सप्लॉइट के लिए कोई ऐसा लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, कोई टेंडर इशू नहीं किया जाएगा। ये जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, अब इन पे राइट वहां के ट्राइब्स का ही बनेगा। एंड एम्पावर ट्राइबल पैस्चरलिस्ट एंड फॉरेस्ट dwellers टू कलेक्ट, प्रोसेस, यूज एंड कमर्शियलाइज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर सपोर्टिंग देयर लाइवलीहुड।
ऑलराइट, बाकी ये सब आपके काम का नहीं है। एंड यहाँ पर ये जो डेटा प्रोटेक्शन वाला एक्ट जो आया है, इसको मैं आपको मेंस लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ओके, यहाँ पर प्रिविलेज का ये सस्पेंशन जो हुए हैं अभी, संजय सिंह फ्रॉम आम आदमी पार्टी या राघव चड्ढा या अधीर रंजन चौधरी फ्रॉम कांग्रेस, तो इनको लेकर कुछ बातें हैं, लेकिन उतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि प्रिविलेज कमेटी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप प्लीज अपने लक्ष्मीकांत से इसका कॉम्पोजिशन तैयार कर लीजिएगा कि कितने मेंबर होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या है, जो भी है, ठीक है, वो कर लेना। सेकेंड इज, हमें यहाँ पे तालिबान को अब 2 साल हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने 15 अगस्त को ही कैप्चर किया था, ठीक है, जब यूएस फोर्सेस को इन्होंने ऑलमोस्ट जाने पे मजबूर कर दिया था। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा अफगानिस्तान के साथ इंडिया का एंगेजमेंट क्या है, किस लेवल का है। तो सी बिटवीन 2001, जब तालिबान को अमेरिकन फोर्सेस या कहो तो नाटो फोर्सेस ने डिस्प्लेस कर दिया था, तब से लेके 2021 में तालिबान के रीअपियर होने तक 20 साल में इंडिया वाज वन ऑफ द टॉप 5 डोनर्स टू अफगानिस्तान विद प्लेज ऑफ मोर देन $3 बिलियन इन एड। 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया इंप्लीमेंट कर रहा था अफगानिस्तान में, और जो कि 5 पिलर पे बेस्ड थे। पहला ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है, जैसे हमने एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल वहां खोला था, ऑलराइट। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इंडिया ने बनाया है, वहां पर एक सलमा डैम है, वो इंडिया ने बनाया है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी हम लोग इनको एड देते रहते थे, चाहे वो खाने पीने का हो या जैसे जरांज एंड तेलाराम हाईवे, ठीक है। तो आप हर एक चीज में एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये रहा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, ये हमने ओपन किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम मेंशन करेंगे सलमा डैम, सलमा डैम जो कि उनके यहाँ इरिगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस हमने बनाया था, ठीक है। थर्ड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें हम लोग इनको एड देते रहते थे, और इसी का एक एग्जांपल था दिलाराम एंड जरांज हाईवे, दिलाराम एंड जरांज हाईवे, ठीक है। ये भी हमने बनाया इनके इनके लिए, जैसे बनाया था उन्हें अपने खुद के लिए, बट बनाया इन्हीं की टेरिटरी पे, ठीक है। सेकेंड इज कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो कनेक्टिविटी में वही हाईवे का नाम आ जाता है आपका। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग काफी सारी स्कॉलरशिप देते हैं, ताकि अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में पढ़ाई कर सकें, ऑलराइट। तो ये 5 पिलर हैं जो आप उस पर लिखेंगे, ऑलराइट। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में आप वो भी लिख सकते हैं कि हम लोगों ने कई मिलियन टन ऑफ वीट, मेडिकल एड, ये सब भिजवाया है इनको हमेशा से, ठीक है। तो अभी जो हम लोग वीट भेजते हैं ना, वो हम लोग भेजते हैं वाया यूनाइटेड नेशन फूड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हमेशा से ये पॉलिसी रही है इंडिया की कि हम तालिबान के साथ, क्योंकि हमारी नजर में वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो था भी, ठीक है। अभी तो फिर भी चलो थोड़ा लिबरल होके आया है इस बार, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो हम ये जो एड भिजवाते हैं वो हम डायरेक्ट नहीं भिजवाते हैं अफगानिस्तान को, ये जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाता है, हम उसी में डोनेट कर देते हैं और वहां से पहुंच जाता है। तो हमने ऑलमोस्ट 47,500 मिलियन टन ऑफ वीट इनको दिया है। उसी तरीके से हमने 200 टन ऑफ मेडिकल असिस्टेंस दिया था, लाइक असेंशियल मेडिसिन जैसे पैरासिटामोल, कोविड वैक्सीन, एंटी टीबी मेडिसिन, मेडिकल सर्जिकल आइटम्स वगैरह, ठीक है। देन 1100 यूनिट्स ऑफ फीमेल हाइजीन किट्स एंड ब्लैंकेट्स एंड मेडिकल असिस्टेंस। द प्रोसेस टू एंगेज विद द तालिबान बिगेन इन अगस्त 2021। अब क्योंकि जब वो आ ही गया था और यूएसए ने खुद अपनी मर्जी से उनके साथ नेगोशिएशन शुरू किए थे, तो फिर हमने भी सोचा कि ठीक है, हम भी इनके साथ शुरू करते हैं बातचीत। तो हमने 2021 में अनऑफिशियली शुरू की थी, कतर में किया था उनके साथ एक समिट दोहा में, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक चेंज तो हमने लिया है अपने स्टैंड पे अब, कि पहले हम कहते थे बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करेंगे हम तालिबान के साथ, लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वो रियलिटी है, वो रूल कर रहा है अफगानिस्तान पे। एंड कोई भी समझदार देश अपने पड़ोस में ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहता है, वो अल्टीमेटली आप पे भारी पड़ेगा, ठीक है। नाउ तालिबान नीड्स द एड। इंपॉर्टेंट मुझे आपको बताना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2593, इसको याद रखिए। ये प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है या मेंस में आपको खुद भी अपने आंसर में कोट करना पड़ सकता है। 2593 सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है। इसने क्या किया था, इट अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू इंश्योर दैट अफगानिस्तान इज नॉट यूज एज ए बेस टू लॉन्च एन अटैक ऑन अनदर कंट्री, फर्स्ट थिंग। Second, nor should it act as a shelter or financer to terrorism. And third thing, political settlement with full, equal, and meaningful participation of women. Alright. Taliban view their rule in Afghanistan as open-ended, drawing legitimacy from Islamic law. वो ना डेमोक्रेसी से उन्हें मतलब है, ना उन्हें इलेक्शन से मतलब है, ना पॉलिटिकल पार्टी। ओके, नो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी,
पॉलिटिकल पार्टीज विल सीज टू एग्जिस्ट एंड इलेक्शन वोंट टेक प्लेस। और इन्होंने बैन कर रखा है अपने यहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई पर 6th ग्रेड से आगे। 6th ग्रेड तक पढ़ लिया उसके बाद नहीं। ईरान सेंड्स इट्स फॉरेन मिनिस्टर टू रियाद। अब देखिए ये ईरान रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया, इनका सीन क्या है कि ये है सऊदी अरेबिया, ये है ईरान, ठीक है। बीच में से क्या है इनके, पर्शियन गल्फ। अब याद ये रखिए ईरान है शिया कंट्री, सऊदी अरेबिया है सुन्नी इस्लाम का लीडर, ओके। ये तो आपको पता होगा ना, शिया एंड सुन्नी, ठीक है। तो अब सऊदी के नीचे एक कंट्री है यमन, ये यमन। तो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया बैक कर रहा है वहां की गवर्नमेंट फोर्सेस को, और ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है वहां के हाउती रेबल्स को, ठीक है। और ये हाउती शियाई होते हैं, तो ईरान का इनके साथ सपोर्ट है। और सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है ये जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं उनको, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया ने जम के बॉम्बिंग की है यमन में, और यमन इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है क्योंकि उसकी टेरिटरी लगभग पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सिर्फ यहाँ साउथ में थोड़ा, साउथ सदर्न रीजन जो है इनका, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही हाउथी रिबल्स का दबदबा है, कंट्रोल कर रखा है इन्होंने, बट वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की हेल्थ सर्विसेज, पूरी लाइफ सब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ओके। अभी इन दोनों का आसपास आना बहुत जरूरी है। ये दोनों अगर साथ में कोलैबोरेट कर पाएंगे तो यमन का इशू सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज ये सपोर्ट करते रहेंगे हाउथी रेबल्स को, सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता रहेगा गवर्नमेंट को, और ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी। और एक तो उसी को लेकर न्यूज है कि ये लोग बात कर रहे हैं आपस में थॉ का मतलब होता है कि टेम्पररी जो हॉस्टिलिटीज है उनमें एक स्टेबिलिटी आना, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बॉन्ड्स वगैरह और ट्रेजरी बिल्स वगैरह है ना, यील्ड वगैरह, ये कैसे काम करती है मैं आपको एक डिटेल लेक्चर में समझाऊंगा। ये ऐसे नहीं समझ में आएगी आपको 2 मिनट में, ओके। और ये रेट इनके बढ़ते घटते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, एंड नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ये हमारा सीपीआई को ही कहते हैं। ये इन्फ्लेशन का भी एक लेक्चर मैं आपको सेपरेट बना के दूंगा अभी मेंस में, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस, ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रहती है इसमें, हद से ज़्यादा टाइम मत देना इनमें। एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।